गुड इवनिंग विद्यार्थियों। जो भी दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारे वीडियो लेक्चर को, उन सभी दर्शकों का आज के इस हिंदी साहित्य का इतिहास पे आधारित आज के लेक्चर में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत है। आइए विद्यार्थी, अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित अपने तीसरे लेक्चर की ओर ले चलते हैं आपको। इसके तहत हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और हिंदी साहित्य का इतिहास की जो काल निर्धारण है उस काल निर्धारण क्या क्या आधार रहा है। आइए देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और इसमें अर्थात इस दर्पण में समाज की प्रवृत्तियों तथा परिस्थितियों का स्पष्ट झलक देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि समाज किन किन प्रवृत्तियों से होकर गुजरा, समाज किन किन परिस्थितियों से परिवर्तित होकर के आज वर्तमान स्वरूप में आया है। तो इन परिस्थितियों को और इन प्रवृत्तियों को समझना हो तो हम साहित्य को देखते हैं। साहित्य में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसके बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और इस तरीके से आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि साहित्य में जो बातें लिखी रहती हैं वो कहीं ना कहीं जनता की जो चित्तवृत्ति है उसी का संचित जो है एक निधि है। और ऐसा नहीं है कि उनकी जो चित्तवृत्ति है या उनकी जो मनोवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है। उनके मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, चित्तवृत्ति में भी परिवर्तन होता है और जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ देखते हैं कि साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आचार्य जी का कहना है कि इस परिवर्तन को मनुष्य जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन को और साहित्य की परंपरा के साथ जो सामंजस्य बिठाया जाता है उसी सामंजस्य को हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुआ है, जो काल निर्धारण हुआ है या जो नामकरण हुए हैं, अलग अलग कालों के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर इस प्रश्न के अगर जवाब देखा जाए तो इस प्रश्न के उत्तर में ये मिलता है कि हम काल विभाजन इसलिए करते हैं क्योंकि साहित्य की जो विशेष प्रवृत्तियां होती हैं और उन जो परिवर्तन होते हैं, जो काल विशेष में जो कालावधि में जो परिवर्तन होते जाते हैं, उन प्रवृत्तियों को समझने के लिए हम साहित्य का काल निर्धारण करते हैं। और दूसरा चीज कि साहित्य की पूरी समग्र विकास, समूचे विकास को समझने के लिए, यानी किस तरीके से पूरी साहित्य का विकास हुआ है, इस विकास क्रम को भी समझने के लिए हमें साहित्य का काल निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है। अब विद्यार्थी एक प्रश्न और आपके सामने आता है या एक प्रश्न और है, ये जो काल निर्धारण किया जाता है, ये जो काल विभाजन किया जाता है अथवा नामकरण किया जाता है, तो इस काल विभाजन अथवा नामकरण का आधार क्या है? तो आधार के लिए विद्यार्थी हम आपको एक ग्राफ का माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या अच्छी बात कही है कि जो साहित्य होता है, हमने आपको शुरू में भी बताया था कि साहित्य जो होता है सा धन हित से बना है। सा का अर्थ है सामुदायिक अथवा सामूहिक और हित का अर्थ है हित अर्थात इंटरेस्ट या अर्थात हम उसे जो है मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। तो सामूहिक जो मनोवृत्ति होती है और उस मनोवृत्ति के आधार पे जो रचना होती है उसे हम साहित्य मानते हैं। और आचार्य जी कहते हैं कि ये जो साहित्य जो जनता की जो मनोवृत्ति होती है, जनता की मनोवृत्ति भी काल विशेष में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो इसका असर जो है साहित्य पर भी देखने को मिलता है और इसी चित्तवृत्ति अथवा जनता की मनोवृत्ति के परिवर्तन का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है और साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो काल विभाजन है, मैंने तो इसे आपको बता दिया, आप इसे लिख भी लें कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों, अर्थात कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बारे में हम आपको 2 पॉइंट लिखवाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि साहित्य की विशेष प्रवृत्ति है। साहित्य की विशेष प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा पॉइंट है कि काल विभाजन की जो आवश्यकता है उसका दूसरा पॉइंट है कि साहित्य के समग्र विकास को समझने के लिए 2 पॉइंट आप लिखेंगे कि साहित्य की जो विशेष प्रवृत्तियां होती हैं और इन विशेष प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन होता है, तो कब कौन सी परिवर्तन होता है, कब प्रवृत्तियों में परिवर्तन के साथ कब नया परिवर्तन आ रहा है, इस बात को समझने के लिए हम काल विभाजन करते हैं। काल विभाजन की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा हम आपको बताने जा रहे थे कि काल विभाजन का आधार होगा, किसी न किसी आधार पे, किसी न किसी बेस पे हम उसे विभाजित करेंगे। वो आधार क्या है, इस आधार को समझने के लिए हम आपको एक ग्राफ का यहाँ उपयोग करेंगे और ग्राफ के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, आप हिंदी के बारे में तनिक भी चिंतित ना हो, तनिक भी आप कोई संकोच न करें। आपको हर संभव जो है और हर जो है तरीके की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे ये व्याकरण की जानकारी हो, चाहे हिंदी भाषा की उत्पत्ति की जानकारी हो, चाहे आपकी भाषा विज्ञान की बात हो, चाहे आप देखेंगे कि साहित्य की बात हो, या अथवा आपकी पुस्तक में आप देखेंगे आपकी किताब की बात हो, यानी आपको गद्य की बात हो, पद्य की बात हो। हम लोग जो है धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे और आप देखेंगे आपके पास धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके पास एक अच्छा जो है ज्ञान का संचय होगा। आइए अब हम आधार को देखते हैं। तो हम इसका हेडिंग बनाएंगे, काल विभाजन का आधार। ये जो काल विभाजन किया जाता है इसका आधार क्या है, तो इसके लिए विद्यार्थी हम ग्राफ का सहारा लेंगे। तो पहला जो हमारा ये काल विभाजन का आधार का जो पहला पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है ऐतिहासिक कालक्रम।
ऐतिहासिक कालक्रम को आधार बना करके हम काल विभाजन करते हैं। अब इसके तहत क्या लिखते हैं हम आगे आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि शासक और शासनकाल, इसको हम आधार बना करके काल विभाजन करते हैं। तीसरा है युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक साहित्यकार को हम आधार बनाते हैं। यह हमारा तीसरा हो गया। हम चौथे में आधार बनाते हैं राजनीतिक नेतृत्व अथवा राजनीतिक नेता को आधार बनाते हैं। कई बार हम काल विभाजन जो है राजनीतिक नेता को आधार बना करके हम काल विभाजन करते हैं। और हम जो है सेकेंड लास्ट के रूप में देखेंगे कि जो राष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन को आधार बना करके हम काल विभाजन करते हैं। और अंतिम रूप में हम देखेंगे, अंतिम हमारा है कि साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बना करके साहित्यिक प्रवृत्ति को हम आधार बना करके काल विभाजन करते हैं। तो इस जो है ऐतिहासिक कालक्रम के जो है आधार पे जो हम काल निर्धारण करते हैं उसमें हम लिखते हैं आदिकाल रखते हैं, आदिकाल अथवा हम इसे प्राचीन काल भी बोल सकते हैं। आदिकाल स्लैश अथवा के लिए प्राचीन काल। दूसरा जो हम बनाते हैं वो होता है मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। ये ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे हम ये ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे काल विभाजन करते हैं। शासक और शासन की बात करें तो इसके तरफ रखा जाता है, जैसे कि आप देखेंगे ब्रिटेन की एक महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के काल को भी ब्रिटेन के इतिहास में स्वर्ण युग माना गया है, तो एलिजाबेथ युग। या आप देखेंगे कि विक्टोरिया, ये भी ब्रिटेन की महारानी थी, विक्टोरिया काल या एलिजाबेथ काल। फिर आप देखेंगे मराठा काल, क्योंकि मराठा एक शासन है, मराठा शासन का काल। या आप हम इसे देखेंगे गुप्त काल, कि गुप्त काल में भी एक हमें साहित्य की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। युग प्रवर्तक जो है साहित्यकार को भी आधार बना गया है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, तो भारतेंदु युग या भारतेंदु काल। फिर आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आधार बना के हम इसे द्विवेदी युग मानते हैं। और प्रेमचंद के काल को भी या प्रसाद या जयशंकर प्रसाद के काल को भी हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। इस तरह से कई जो है युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन जो है नवाचार लाया था इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अब हम देखेंगे राजनीतिक नेता, तो राजनीतिक नेता के रूप में आप देखेंगे गांधी युग, ये भी जो है काल निर्धारण का आधार बनता है। स्टालिन युग, फिर आप देखेंगे नेहरू युग, नेहरूवियन एरा। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन,
राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को भी आधार बना करके हम साहित्य का काल विभाजन करते हैं और इसके तहत हम लिखते हैं, आप देखेंगे भक्ति काल को रखते हैं, फिर हम पुनर्जागरण काल रखते हैं, या सुधार काल, समाज एवं धर्म एवं समाज सुधार काल, तो सुधार काल के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। फिर आगे देखेंगे साहित्यिक प्रवृत्ति के काल, जैसे कि रीति काल एक विशेष प्रवृत्ति है, ये रीति काल के नाम से हम रखते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें हम छायावाद काल, ये एक विशेष प्रवृत्ति है, विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद काल। फिर आप देखेंगे प्रगतिवाद का काल। फिर आप देखेंगे आगे प्रयोगवाद का काल। तो ये आधार रहते हैं जिन आधार पे हम जो है जो आप देखेंगे कि काल विभाजन जब करते हैं इतिहास में काल विभाजन, तो इतिहास में काल विभाजन के ये हमारे आधार बनते हैं। अर्थात जो हिंदी साहित्य का भी इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो काल विभाजन है वो कहीं ना कहीं इन आधारों को जो है उपयोग करके, इन्हीं आधारों को माध्यम बना करके हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। अब विद्यार्थी हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत हुई। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कब हुई, कब से हुई, और हिंदी साहित्य लेखन में ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है। हालांकि 19वीं सदी के पहले भी बहुत ऐसे जो है हमें ग्रंथ मिलते हैं, बहुत ऐसे हमें जो है साहित्य मिलते हैं जिन्हें जो है कमोबेश हम जो है हिंदी साहित्य पे आधारित उसे हम ग्रंथ के रूप में मानते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत से हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आए, उसे आप लाइक भी करें, उसे आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे जानें, और आप हमारे चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब भी करें। और आपको कोई भी समस्या हो, हमारी जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन वीडियो लेक्चर्स पे आधारित आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल पे आप देखेंगे कि आपके बिहार बोर्ड से या BSAB की जो एनुअल एग्जाम्स हैं, बिहार बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा है उसके तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोड किए गए हैं। आप देखेंगे कि इस पर आपको PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप देखेंगे इंग्लिश के लिए हमारे ध्रुव सर की लगातार इस पर वीडियो अपलोड की गई है। जैसे नरेशन का पूरा जो है टॉपिक ही क्लियर करा दिया गया है, और जल्द ही आपको एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा हिंदी के जो है लेक्चर्स में भी आप देख रहे हैं, मैंने एकदम शुरुआत से उठाया है कि किस तरीके से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बाद अब हम हिंदी साहित्य की ओर बढ़े हुए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि 2 धाराओं में चलेंगे, एक धारा के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य को लेकर चलेंगे, और एक जो है हमारा जो वीडियो का जो है 2 जो है स्ट्रीम होगा, एक स्ट्रीम साहित्य की ओर जाएगा और दूसरा जो है हिंदी व्याकरण की ओर जाएगा। तो हम बहुत जल्दी आपको जो है अब हिंदी व्याकरण पे हम लाने वाले हैं। इस पे 1 से 2 वीडियो लेक्चर और हैं जिसमें हम आपको क्लियर कर देंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को, और तब हम जो है आपको जो है बिल्कुल प्रारंभ से हिंदी व्याकरण पे जो है आधारित हम अपनी वीडियो लेक्चर देना शुरू करेंगे, आपको ये हम क्लास लेना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।